सोचिए, लगभग आधी सदी हो गई। चांद बस एक, कह सकते हैं, एक याद बन के रह गया था, पुरानी तस्वीरों में, कहानियों में। बिल्कुल, वो जगह जहां इंसान ने अपनी सबसे बड़ी छलांग लगाई थी, वो एक खामोश याद थी। लेकिन अब 50 साल के लंबे इंतजार के बाद हम वापस जा रहे हैं, और इस बार इरादा सिर्फ झंडा गाड़ने का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार बात एक स्थायी वापसी की है, और इस वापसी की जो पहली और शायद सबसे अहम कड़ी है वो है आर्टेमिस 2 मिशन। आर्टेमिस 2 50 से ज्यादा सालों में पहली बार इंसान चांद के इतने करीब से गुजरेगा। हाँ, ये एक तरह से गहरे अंतरिक्ष के लिए हमारा फाइनल एग्जाम है, जिसकी तैयारी हम इतने सालों से कर रहे थे। सही कहा, ये एक बहुत बड़ी परीक्षा है। आज हम इसी टेस्ट को समझने की कोशिश करेंगे, परत दर परत। हमारी इस पड़ताल का आधार एक बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट है, आर्टेमिस 2 द रिटर्न। और ये हमें सिर्फ तकनीक नहीं बताती, बल्कि इसके पीछे की जो इंसानी कहानी है, जो दांव पर लगा है, वो सब कुछ समझाती है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद साफ है, ये मिशन क्या है, क्यों ये इतना जरूरी है, और इसकी सफलता या असफलता का मतलब क्या होगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं सफर को। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आर्टेमिस 2 मिशन असल में है क्या। मतलब सुनने में तो ये 10 दिन की एक यात्रा लगती है, और इसमें चांद पर उतरना भी शामिल नहीं है। तो फिर इसका मकसद क्या है? ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, ये एक साइंस मिशन नहीं है। साइंस मिशन नहीं है? नहीं, ये एक सिस्टम मिशन है। पिछले 50 सालों में टेक्नोलॉजी पूरी तरह से बदल गई है ना? हाँ, बिल्कुल। तो हमारे पास जो रॉकेट है, स्पेस लॉन्च सिस्टम या SLS, और जो कैप्सूल है, ओरियन, वो अपोलो के जमाने से बहुत बहुत आगे हैं। ये पूरी तरह से नए सिस्टम है और इंसानों के साथ अनटेस्टेड है। एग्जैक्टली। तो आर्टेमिस 2 का पहला और सबसे बड़ा मकसद ये साबित करना है कि ये दोनों रॉकेट और कैप्सूल इंसानों के साथ गहरे अंतरिक्ष में भरोसे के साथ काम कर सकते हैं। मतलब चांद पर उतरने की जल्दबाजी करने से पहले नासा ये पक्का कर लेना चाहता है कि जिस गाड़ी में वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहा है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। हाँ, ये एक तरह से एक बहुत ही हाई स्टेक टेस्ट ड्राइव है। हाई स्टेक टेस्ट ड्राइव, ये सही शब्द है। सोचिए, SLS इतिहास का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। ओरायन कैप्सूल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो इंसानों को अपोलो से भी कहीं ज्यादा दूर ले जा सके। तो इस मिशन में हार्डवेयर, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, नेविगेशन, मतलब हर छोटी बड़ी चीज को उसकी लिमिट तक परखा जाएगा। तो ये भविष्य की नींव का पहला पत्थर है। बिल्कुल। चांद पर बेस बनाना और फिर मंगल तक जाना, उस सब की नींव यहीं से रखी जाएगी। अगर ये नींव ही कमजोर रह गई तो पूरी इमारत ढह जाएगी। और इस हाई स्टेक टेस्ट ड्राइव के लिए जो टीम चुनी गई है वो भी उतनी ही काबिल है ना? 4 लोग हैं इस ऐतिहासिक उड़ान में। हाँ, और ये क्रू अपने आप में बहुत कुछ कहता है। कमांडर हैं रीड वाइसमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर और मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच। ये तीनों नासा के बहुत अनुभवी एस्ट्रोनॉट्स हैं। और चौथा नाम? हाँ, चौथा नाम इस कहानी में एक नया मोड़ लाता है, जेरेमी हैंसन, कैनेडियन स्पेस एजेंसी से। जेरेमी हैंसन का इस क्रू में होना ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा संदेश छिपा है। सही कहा ना मैंने? बहुत बड़ा संदेश। ये पहली बार है कि कोई गैर अमेरिकी, मतलब कोई कैनेडियन नागरिक गहरे अंतरिक्ष की यात्रा करेगा। अच्छा, पहली बार? हाँ, ये इस बात का ऐलान है कि आर्टेमिस सिर्फ एक अमेरिकी प्रोग्राम नहीं है, ये ग्लोबल, एक अंतर्राष्ट्रीय कोशिश है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। आज के दौर में गहरे अंतरिक्ष के मिशन इतने ज्यादा महंगे और जटिल हो चुके हैं कि किसी एक देश के लिए इन्हें अकेले करना लगभग नामुमकिन है। ये सहयोग ही भविष्य का मॉडल है। ये मशीन पर सवार होगी, उसका सफर कैसा होगा? फ्लोरिडा से लॉन्च, और फिर इसका रास्ता सुनने में तो सीधा लगता है, लेकिन इंजीनियरिंग के लिहाज से कमाल का है। फ्लोरिडा से लॉन्च होने के बाद SLS रॉकेट ओरियन को पहले पृथ्वी के ऑर्बिट तक पहुंचाएगा। ठीक है। और वहां से एक आखिरी शक्तिशाली बूस्ट ओरियन को चांद की तरफ धकेल देगा। इसे हम कहते हैं ट्रांसलूनर इंजेक्शन। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। और मैंने सुना है कि इस रास्ते में एक बहुत ही चालाक सुरक्षा तंत्र भी बनाया गया है, फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री कहते हैं उसे। ये नाम सुनने में बड़ा दिलचस्प लगता है। हाँ, ये असल में इंजीनियरिंग का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। एक मिनट रुकिए, तो आप कह रहे हैं कि अगर बीच रास्ते में सब कुछ गलत हो जाता है, मान लीजिए इंजन काम करना बंद कर देते हैं, जी, तब भी गुरुत्वाकर्षण उन्हें खींचकर घर ले आएगा। कमाल है। लेकिन क्या इसका कोई नुकसान भी है? मतलब क्या ये रास्ता ज्यादा लंबा है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, ये रास्ता इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर ओरियन के मेन इंजन फेल भी हो जाएं, तो चांद का गुरुत्वाकर्षण
उसे एक गुलेल की तरह घुमाकर सीधा पृथ्वी की ओर वापस फेंक देगा। एक शानदार सेफ्टी नेट। बिल्कुल। और जहां तक नुकसान की बात है तो हाँ, इसमें थोड़ा समझौता करना पड़ता है। ये हमें अपनी मंजिल चुनने की आजादी कम देता है, लेकिन इस पहले मानवयुक्त टेस्ट मिशन के लिए सुरक्षा सबसे ऊपर है ना? सही बात है। भविष्य के मिशन जैसे आर्टेमिस 3 ज्यादा जटिल रास्ते अपनाएंगे, जहां उन्हें चांद के किसी खास हिस्से पर उतरना होगा। और जब ये सफर खत्म होगा और ओरियन वापस लौटेगा, तब एक और बहुत बड़ी चुनौती इंतजार कर रही होगी, वापसी। हाँ, वापसी की चुनौती। ओरियन लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में घुसेगा। इस रफ्तार की तो कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे ऐसे समझिए कि आप दिल्ली से न्यूयॉर्क की दूरी सिर्फ 15 मिनट में तय कर रहे हैं। बाप रे। उस रफ्तार से जो गर्मी पैदा होती है वो सूरज की सतह के तापमान की आधी होती है। ओरियन की जो हीट शील्ड है उसे इसी भयानक तापमान को झेलने के लिए बनाया गया है। इसका टेस्ट तो आर्टेमिस 1 में हुआ था, है ना? हाँ, हुआ था। आर्टेमिस 1 जो बिना इंसानों का मिशन था, उसमें इस हीट शील्ड को टेस्ट किया गया था। लेकिन आर्टेमिस 2 इसका असली इम्तिहान होगा, क्योंकि इस बार अंदर इंसान बैठे होंगे। और इस तरह के हर मुश्किल पल के लिए जमीन पर जो तैयारी होती है वो भी किसी मिशन से कम नहीं होती। मैंने वेट ड्रेस रिहर्सल के बारे में पढ़ा है। ये क्या चीज है? वेट ड्रेस रिहर्सल ये लॉन्च से पहले का सबसे बड़ा और सबसे तनावपूर्ण अभ्यास है। ये कोई नाटक नहीं होता। मतलब? इसमें असली रॉकेट में ठीक उसी तरह लाखों गैलन ठंडा तरल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भरा जाता है, जैसे लॉन्च के दिन भरा जाएगा। पूरी टीम उल्टी गिनती की प्रक्रिया को आखिरी सेकंड तक दोहराती है। बस एक चीज नहीं होती, इंजन चालू नहीं होते। बिल्कुल, इंजन चालू नहीं होते। तो इसका मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है? ये प्रैक्टिस से कहीं ज्यादा है। ये सिस्टम पर जानबूझकर दबाव डालने का एक तरीका है। जब आप इतने ठंडे ईंधन को पाइपों और टैंकों से गुजारते हैं तो धातु सिकुड़ती है, वाल्व पर दबाव पड़ता है। अच्छा, तो ये गड़बड़ियों को ढूंढने का एक तरीका है। हाँ, इसका मकसद ये देखना है कि सिस्टम में कोई लीक तो नहीं है, कोई सेंसर गलत रीडिंग तो नहीं दे रहा, या सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ तो नहीं है। ये वो वक्त है जब आप चाहते हैं कि गलतियां हों, ताकि उन्हें उड़ान से पहले ठीक किया जा सके। और ये समझना जरूरी है कि अगर इस रिहर्सल के बाद मिशन में देरी होती है तो वो कोई नाकामी नहीं, बल्कि एक समझदारी भरा कदम है। बिल्कुल सही। अंतरिक्ष उड़ान में हीरो वो नहीं जो अंधाधुंध जोखिम लेता है, बल्कि वो है जो हर जोखिम का हिसाब रखता है। अंतरिक्ष में जोखिम हमेशा रहेगा। आप उसे खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे समझ सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि लॉन्च कामयाब रहा और क्रू अब गहरे अंतरिक्ष में है, ओरायन कैप्सूल के अंदर। वो वहाँ 10 दिन तक करेंगे क्या? ये सिर्फ खिड़की से बाहर देखने और खाने सोने के बारे में तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका एक एक पल पहले से तय होगा। वो सिर्फ यात्री नहीं है, वो उस यान के परीक्षक हैं। परीक्षक मतलब वो लगातार सिस्टम की जांच करेंगे, मैनुअल नेविगेशन का अभ्यास करेंगे, ताकि अगर ऑटो पायलट फेल हो जाए तो वो खुद यान को कंट्रोल कर सकें। वो आपातकालीन प्रक्रियाओं की ड्रिल करेंगे। और ये सब करते हुए उनके शरीर और दिमाग पर क्या असर पड़ रहा है, इसका भी डेटा रिकॉर्ड होता रहेगा। हाँ, और ये मानवीय पहलू शायद सबसे अहम है। कल्पना कीजिए, आप 4 लोग एक बड़ी एसयूवी जितनी जगह में 10 दिनों के लिए बंद हैं। आप सिर्फ सहकर्मी नहीं हैं, आप एक दूसरे के डॉक्टर, इंजीनियर और मनोवैज्ञानिक भी हैं। ये तो बहुत मुश्किल होगा। हाँ, और ये हमें भविष्य के लिए तैयार करेगा। जब क्रिस्टीना कोच इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर थीं, तो उन्होंने बताया था कि कैसे एक छोटी सी खिड़की से पृथ्वी को देखना उन्हें प्रेरित करता था। अब कल्पना कीजिए कि आप उस खिड़की से पृथ्वी को एक छोटे नीले कंचे जैसा देख रहे हैं। वो अलगाव, वो दूरी इंसान के दिमाग पर क्या असर डालती है, ये समझना मंगल जैसे लंबे मिशनों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। उनका हर एक इंटरेक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। हम ये समझना चाहते हैं कि इस अलगाव का प्रदर्शन पर क्या असर पड़ता है। ये डेटा अनमोल है। इस बेहद तकनीकी मिशन में कई दिल को छू लेने वाली मानवीय कहानियां भी जुड़ी हैं। ये सिर्फ 4 एस्ट्रोनॉट्स का मिशन नहीं है। नासा ने दुनिया भर के लाखों लोगों के नाम भी प्रतीकात्मक रूप से इस मिशन के साथ भेजे हैं। ये खूबसूरत परंपरा है। ये याद दिलाता है कि अंतरिक्ष की खोज सिर्फ कुछ लोगों का काम नहीं है, ये पूरी मानवता की साझा आकांक्षा है। सही बात है। और क्रू भी अपने साथ कुछ यादगार चीजें ले जाएगा जो अपोलो युग से एक भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। ये इस बात का प्रतीक है कि हम जहां भी जाते हैं अपना इतिहास और अपनी विरासत साथ लेकर चलते हैं। तो अंत में सबका मतलब क्या है? अगर आर्टेमिस 2 सफल होता है तो आगे क्या होगा?
इसका असली महत्व क्या है? आर्टेमिस 2 की सफलता वो हरी झंडी होगी जिसका सबको इंतजार है। हरी झंडी? हाँ, ये आर्टेमिस 3 का रास्ता साफ कर देगी। वो मिशन जिसका लक्ष्य दशकों बाद इंसानों को और पहली बार एक महिला को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारना है। आर्टेमिस 2 इंजीनियरिंग के भरोसे को एक प्रोग्राम की रफ्तार में बदल देगा। मतलब ये सिर्फ एक उड़ान नहीं है? नहीं, ये एक पुल है जो हमें तैयारी से हकीकत तक ले जाएगा। और ये कहानी सिर्फ चांद पर खत्म नहीं होती। शायद इस मिशन को दिनों या मीलों में नहीं मापा जाना चाहिए, बल्कि इस बात से मापा जाना चाहिए कि ये भविष्य में क्या संभव बनाता है। बिल्कुल, ये हमें मंगल ग्रह की कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती के लिए तैयार कर रहा है। तो आखिर में आर्टेमिस 2 एक तकनीकी परीक्षण से कहीं बढ़कर है। हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ताकत का प्रतीक है। ये इतिहास का वो मोड़ है जो गहरे अंतरिक्ष में इंसान की स्थायी मौजूदगी को मुमकिन बनाएगा। ये सिर्फ मशीनों का इम्तिहान नहीं, हम सब का इम्तिहान है कि क्या हम मिलकर बड़े जोखिम उठाकर एक साझा भविष्य बना सकते हैं। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, जब ओरियन चांद के पार जाकर वापस लौटेगा तो ये अपने साथ सिर्फ डेटा और अनुभव ही नहीं लाएगा, बल्कि ये भरोसा भी लाएगा कि मानवता अब और भी आगे जा सकती है। मुझे लगता है ये इस पूरे मिशन का सार है। ये एक सुंदर और सटीक सारांश है। ये मिशन हमें हमारे भविष्य के संभावनाओं की एक झलक देगा। तो हम आज की इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब इंसान गहरे अंतरिक्ष में अपनी स्थायी मौजूदगी दर्ज कराएगा तो अंतरिक्ष में मानवता की आवाज कौन बनेगा, और इस वापसी की जिम्मेदारी हम सब मिलकर कैसे निभाएंगे?